नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। पहलगाम के जो जख्म हैं उनको अब भरने की कोशिश देश भर के लोग कर रहे हैं अपने अपने तरीकों से। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस समय पहुंच चुके हैं श्रीनगर, जहां अभी उनकी मुलाकात होनी है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ। उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा से भी राहुल गांधी मिलने वाले हैं और साथ ही वो वहां पर हॉस्पिटल जाएंगे शायद और वहां पर पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, ऐसी खबरें हैं। तो राहुल गांधी तुरंत ही श्रीनगर पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है। उधर आज देश भर में मुस्लिम संगठन जो हैं वो भी अपने तरीके से इस समय खड़े हुए हैं पूरे हिंदुस्तान के साथ और ये बता रहे हैं कि जिन लोगों ने इस्लाम का नाम लेकर आतंक का काम किया है, असल में वो लोग इस्लाम को नहीं मानते हैं, वो इंसानियत के दुश्मन हैं। ये बात आज तमाम मुस्लिम संगठनों ने की। और आपको बता दूं कि अभी जब वक्फ अधिनियम का जो विरोध हो रहा था, उसमें जुम्मे की नमाज एक बार मुस्लिम संगठनों ने उनके आह्वान पर तमाम लोगों ने जुम्मे की नमाज काली पट्टी बांधकर अदा की थी और आज एक बार फिर वही अपील की गई और सभी लोग आज अलग अलग जगहों पर मस्जिदों में जुम्मे की नमाज के लिए काली पट्टी बांटी जा रही है। आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एआईएमआईएम के नेता हैं सांसद असदुद्दीन ओवैसी, वो खुद काली पट्टी बांध रहे हैं। इसके अलावा आज तमाम मुस्लिम संगठनों ने अलग अलग तरीके से कड़े शब्दों में इसकी निंदा की और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वहां पे छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला, प्रदर्शन किया। मुजफ्फरपुर में इस तरह से प्रदर्शन हुए। तो तमाम जगहों पर अब मुस्लिम संगठन आगे आ रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो लोग हैं जिन्होंने ये काम किया, ये कहकर कि आपका धर्म क्या है, जो बताया जा रहा है कि इस तरह से गोली मारी गई, आतंकियों ने ऐसा काम किया, तो असल में ये इंसानियत के दुश्मन हैं। ये बात आज तमाम मुस्लिम संगठनों ने की है। और उधर कश्मीर में भी चाहे जो बिजनेस एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो अपील कर रहे हैं कि टूरिस्ट आए और हम ख्याल रखेंगे और कश्मीर कभी भी इस तरह का नहीं रहा कि उसने अपने मेहमानों के साथ ऐसा सलूक किया हो और ये लोग जो जिन्होंने ऐसा काम किया है वो गलत किया है। ये सारी बातें आज हो रही हैं। तो किस तरह से एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे हुए श्रीनगर और किस तरह से मुस्लिम संगठनों ने आज ये बड़ा कदम उठाया है, ये चीजें चल रही हैं। और उधर देश में एक मांग अब ये भी उठ रही है कि क्या इस समय नरेंद्र मोदी को संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाना चाहिए। ये मांग उठाई है सांसद कपिल सिब्बल ने और उन्होंने कहा है कि अगर मोदी जी ऐसा करते हैं तो इससे दुनिया भर में एक अलग संदेश जाएगा। वैसे कल दुनिया को संदेश देने के लिए मोदी जी ने बिहार जाकर इंग्लिश में अपना भाषण थोड़ा सा दे दिया और बता दिया कि दुनिया को वो क्या सुनाना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जमीन पर होती हुई दिखनी चाहिए, जिसकी उम्मीद नरेंद्र मोदी से की जा रही है। हालांकि नरेंद्र मोदी अब वो जैसा आज तमाम अखबारों में ये छाया रहा कल का जो उनका भाषण था कि किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल कड़ी चेतावनी दे दी है। उधर पाकिस्तान ने भी, जैसी उसकी आदत है, ये कहा है कि जो सिंधु जल समझौता आपने रोका है वो एक युद्ध के बराबर है। तो ये सारी बातें इस समय चल रही हैं। इसमें नुकसान जो है आम आवाम का होना है, चाहे वो पाकिस्तान है या चाहे हिंदुस्तान। और पाकिस्तान की सरकार इस बात को नहीं समझ रही है। वहां के लोगों को बार बार तकलीफें उठानी पड़ती है अपनी ही सरकार और सेना की करतूतों के कारण। लेकिन हिंदुस्तान में अभी हमको ये देखकर गनीमत लगती है कि कम से कम अभी हमारे सारे राजनीतिक दल जो हैं एक साथ आए हैं। कल जो मीटिंग हुई, ऑल पार्टी मीटिंग, सर्वदलीय बैठक जो हुई, उसमें मोदी नहीं पहुंचे लेकिन तमाम नेता पहुंचे और उसमें उन्होंने ये कहा कि हम सब इस समय सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार जो फैसला लेगी हम करेंगे। तो एक तरफ तो विपक्ष पूरा सरकार का समर्थन बन के उसको सहयोग देकर उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या मोदी इस मजबूती का सही फायदा उठा पाएंगे या इसको भी वो किसी न किसी तरह की राजनीति का एक हथियार बनाएंगे, ये देखना होगा। क्योंकि अभी बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही हैं जिनसे पता चल रहा है कि चूक भी हुई, लेकिन सरकार इसको किस तरह से मानती है, क्या दोषियों पर कार्रवाई करती है। जो पहले अभी ऐसी घटनाएं होती रही, भले छिटपुट घटनाएं होती रही, क्या उन पर भी सरकार ने कोई रोक लगाने की कोशिश की या उनको उन घटनाओं को अगर गंभीरता से लेती सरकार तो क्या इस बड़े हमले को रोका जा सकता था। ऐसी बहुत सारी खबरें आ रही हैं। खबरें ये भी हैं, आज ही इंडियन एक्सप्रेस में छपा है कि निशिकांत दुबे जो लगातार, कल भी उन्होंने नेहरू को कैसे निशाना बनाया ये हमने आपको बताया था, लेकिन अब उन्हीं के बारे में खबर आई कि वो अपनी शादी की रजत जयंती मनाने पहुंचे हुए थे श्रीनगर और पहलगाम और वहां पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था उनके लिए थी। तो अब लोग नाराज हो रहे हैं कि जब
नेताओं के लिए इतनी व्यवस्था हो सकती है तो आम इंसानों के लिए क्यों नहीं हो सकती। और पहलगाम जैसी जगह पर, कश्मीर जैसी जगह पर, उस जगह जहां पर 2000 टूरिस्ट एक साथ इकट्ठे हों, वहां पर सुरक्षा कर्मियों का ना होना, सुरक्षा जवानों का ना होना, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या मोदी जी इस सवाल को कभी एड्रेस करेंगे, क्या कभी इसका कोई जवाब देंगे, ये देखना होगा। पहले अब हम सुन लेते हैं राहुल गांधी की एक कल की जो बाइट है छोटी सी, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज की इस बैठक में हमने सरकार को भरोसा दिया है कि हम सब सरकार के साथ है। क्या कुछ कहते हैं राहुल गांधी, सुन लेते हैं। कंडेम किया है सबने और जो हुआ है, और पूरी सपोर्ट दिया अपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन आज तो यहाँ पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने पूरा समर्थन दिया है और जो भी सरकार फैसला लेगी हम उसमें साथ हैं और ऐसा ही होता है। लेकिन मोदी क्या इसमें अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, या अब भी जो जिस तरीके से बार बार सांप्रदायिक नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है पहलगाम की घटना को लेकर, क्या उस पर रोक लगेगी? क्योंकि देखने वाली बात यह है और सोचने वाली बात यह है कि आतंकियों ने तो धर्म पूछकर अगर मारा, लेकिन आप ये देखिए कि जिन लोगों ने मदद की उन लोगों ने धर्म नहीं पूछा, बल्कि उन्होंने इंसानियत को आगे रखते हुए मदद की। और इस बात की तारीफ जो है सब जगह हो रही है और मेरा ख्याल है कि इस बात को ज्यादा से ज्यादा और प्रचारित प्रसारित किया जाना चाहिए ताकि अच्छी बातें लोगों तक पहुंचे और अच्छा करने का जज्बा भी लोगों में पैदा हो। अभी हम आपको और कुछ दिखा देते हैं कि क्या क्या कहा है अलग अलग मुस्लिम संगठनों ने। जरा सी देर में उन सारे प्रतिक्रियाओं को भी दिखा देते हैं, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देख लेते हैं कि दारुल उलूम देवबंद के उप कुलपति मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने क्या कुछ कहा है। नोमानी साहब कहते हैं कि निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना पूरी तरह अमानवीय है और यह इस्लाम की शिक्षाओं के खिलाफ है। और उन्होंने इस कायरतापूर्ण कृत्य को राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा बताया, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की और साथ ही उन्होंने देशवासियों से कहा कि आप एकजुट रहें और शांति बनाए रखें। तो ये दारुल उलूम देवबंद के उपकुलपति हैं जिन्होंने ये कहा है कि अभी हमको हर तरह से शांति बनाकर रखना चाहिए और जो निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाते हैं ये सीधे सीधे इस्लाम की शिक्षाओं के खिलाफ है। इसी तरह जमीयत उलेमा हिंद के जो प्रमुख है मौलाना अरशद मदनी, उन्होंने ये कहा है कि निर्दोष लोगों को मारने वाले इंसान नहीं बल्कि पशु हैं। इस्लाम में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये मदनी साहब कह रहे हैं कि निर्दोष लोगों को मारने वाले इंसान नहीं हैं बल्कि पशु हैं और इस्लाम में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो हमला है ये सीधे सीधे मानवता के खिलाफ अपराध है। तो ऐसे और भी प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो सब हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी हम चर्चा इस बात की करेंगे कि जिस तरीके से आज राहुल गांधी ने एक जरूरी कदम उठाया, जिस तरह से आज मुस्लिम संगठनों ने एक बड़ा कदम उठाया है, क्या सरकार अब भी हिंदू मुस्लिम करने से बाज आएगी? क्या बीजेपी अब भी अपने एजेंडे को थोड़ी देर के लिए शांत करेगी और देश पर जो संकट छाया हुआ है क्या उस पर उसका ध्यान जाएगा? क्या मोदी बिहार चुनाव से थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान हटा पाएंगे? आज इसी सब पर हम चर्चा करेंगे। खरी खरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, जब भी ऐसी कोई विपदा आती है देश में, हमने पहले भी देखा है, हिंदुस्तान की खासियत ही यही है कि जब भी इस तरह की विपदा आती है तो हम देखते हैं कि तमाम लोग जो हैं जनता से ही एकजुटता की अपील आ जाती है और वो दिखता भी है कि वो एकजुट हैं। भले बीच बीच में जो राजनीतिक दलों के उकसावे पर झगड़े लड़ाई होते रहते हैं और उन सब का खत्म होना जरूरी है, वो खत्म नहीं होते, ये दुख की बात है। लेकिन क्या ये अच्छी बात है कि आज की इस कठिन घड़ी में सारे लोग एक साथ आए हैं और राहुल गांधी जो श्रीनगर पहुंचे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल सर मित्रा जी, पूरे भारत ने अपनी एकजुटता दिखाई है और ये साबित किया है कि कोई भी गंभीर परिस्थिति आए भारत एक है और हमारे अंदरूनी कुछ भी झगड़े हो सकते हैं, अंदरूनी वैचारिक विरोध हो सकते हैं, लेकिन जब देश की एकता का सवाल आएगा तो पूरा देश एकजुट खड़ा होगा। ये इस देश ने साबित किया है सर मित्रा जी। लेकिन इसके बीच में एक अफसोस की बात ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना एजेंडा जो है वो किसी तरीके से छोड़ नहीं पाती है और ऐसे गंभीर समय पर भी वो अपना एजेंडा जो है वो चालू अपना रखते हैं सांप्रदायिक विभाजन का। तो बहरहाल ये पार्टी के तौर पे उनकी अपनी सोच हो सकती है, किसी की भी कोई भी सोच हो सकती है, लेकिन ये भी एक अच्छी बात कही जाएगी समित्रा जी कि कल सरकार ने इसको कबूल किया कि चूक हुई है सुरक्षा व्यवस्था में
और सर्वदलीय बैठक में इसको स्वीकार किया। सर्वदलीय बैठक से बाहर आकर जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उन्होंने मतलब जनता के सामने और प्रेस के सामने स्वीकार किया कि इसमें चूक हुई और हमने सारे दलों को बताया है कि इसमें सुरक्षा में चूक हुई, ये कहा। तो ये एक अच्छी बात है कि सुरक्षा में चूक हुई, इसको सरकार ने माना। लेकिन इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ उपस्थित क्यों नहीं थे, इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई सफाई जो थी वो संतोषजनक नहीं आई कि आखिर क्या कारण था कि प्रधानमंत्री उस बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते थे। मधुबनी की सभा भी आपकी जो थी वो दोपहर में हो चुकी थी, आप चाहते तो आप 6 बजे उस बैठक में शामिल हो सकते थे, आप देर से पहुंच सकते थे, लेकिन आप उस बैठक में नहीं पहुंचे। तो ये गलत संदेश निश्चित तौर पर गया और प्रधानमंत्री इस गलत संदेश को कैसे ठीक कर पाएंगे मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन ये संदेश निश्चित तौर पर गलत गया है। और कल जिस तरीके से नेता विपक्ष, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, दोनों ने बैठक में भी कहा कि हम सरकार के हर कदम का समर्थन करते हैं और आगे भी सरकार जो ज़रूरी कदम उठाएगी और अच्छे कदम होंगे उनका हम निश्चित तौर पर समर्थन करेंगे। और बाहर भी जब जनता से मतलब प्रेस से बात की तब दोनों ने कहा कि हमने सरकार को पूरा समर्थन दिया है कि जो भी एक्शन आपको आतंकियों के खिलाफ लेना है आप लीजिए, हम उसमें आपके साथ खड़े हैं और पूरा देश एकजुट है। तो शर्मिष्ठा जी, विपक्षी तब से तो एकजुटता के संदेश आ गए, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के लोग अभी भी जो है जिस तरीके से कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री का कल का भाषण जो था बहुत ही ज़्यादा निराश करने वाला था, मधुबनी में जो उन्होंने भाषण दिया, और उसमें जिस तरीके से एक तो अभी तक मैंने जो सुना उसमें कहीं भी उन्होंने पाकिस्तान का कोई नाम ही नहीं लिया कि पाकिस्तान ने जो है कि हमला करेंगे या पाकिस्तान ने क्या किया है। आप इशारों बात करते थे, ठीक उसी तरीके से जैसा जब चीन ने हमारे 20 सैनिक मारे थे तो आपने कहा था ना कोई घुसा है और ना कोई आया है, ठीक आपने उसी तरीके से आज मतलब पहले आप चीन का नाम लेने से डरते थे, अब आप पाकिस्तान का नाम लेने से डर रहे हैं। तो ये कमजोरी प्रधानमंत्री ने निश्चित तौर पर अपनी दिखाई है। तो ये प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत कमजोरी हो सकती है, लेकिन देश कमजोर नहीं है, ये देश ने कल साबित कर दिया और आज भी देश ये साबित कर रहा था मित्रा जी कि प्रधानमंत्री भले ही कमजोर हो लेकिन ये देश मजबूत है और ये देश जानता है कि ऐसी ताकतें जो इस देश को कमज़ोर करना चाहती हैं, जो आतंक के ज़रिए अपनी बातें मनवाना चाहती हैं, उनके खिलाफ ये देश एकजुटता से खड़ा है और ऐसी घटनाओं से देश डरने वाला नहीं है। ये देश ने तो साबित कर दिया शर्मिष्ठा जी। बिल्कुल। और जी सवाल ये भी है कि देश एकजुटता दिखा दी और विपक्ष ने भी एकजुटता दिखा दी, तो सरकार कब इस एकजुटता को मानेगी? क्योंकि जैसा निशिकांत दुबे का कल का भी ट्वीट था, क्या सरकार उन पर अब भी कोई कार्रवाई नहीं करेगी? क्योंकि जिस तरह का उन्होंने कहा था कि मैं कलमा पढ़ना सीख रहा हूँ, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए, बहुत ही घटिया सोच वाला ट्वीट था ये। तो हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी अपने ऐसे नेताओं पर कभी कोई नहीं करती। और भी हमने देखा कल बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियो आए जिसमें बंगाल के एक नेता जो है वो बार बार ये बोल रहे हैं कि हाँ तुमको धर्म था, या एक बच्चे से जिस तरीके से सवाल किए जा रहे हैं, तो ये सारी कोई बहुत अच्छी बातें नहीं है। और बीजेपी चाहती तो इन चीजों को रोक सकती थी, लेकिन नहीं। दूसरा सवाल ये कि राहुल गांधी पहुंच गए श्रीनगर, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अभी तक मेरे देखने में नहीं आया कि बीजेपी के किसी नेता ने इसकी आलोचना की है या राहुल गांधी पर कोई सवाल उठाए हैं कि वो क्यों जा रहे हैं, राजनीति करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या यहाँ पर मोदी जी को नहीं जाना चाहिए था श्रीनगर? क्या ये उनका कर्तव्य नहीं बनता था? जब वो बिहार जा सकते हैं तो क्या वो पहले सऊदी अरब से आकर कश्मीर नहीं जा सकते थे? अगर वो खुद जाते तो शायद लोगों के बीच में एक ज्यादा अच्छा संदेश जाता कि हाँ प्रधानमंत्री जो है इस समय उनकी पीड़ा समझ रहे हैं, और ये बताने के लिए कि कश्मीर में हालात जो हैं अब काबू में है या हम सुरक्षा व्यवस्था पर कोई हम अब झोल नहीं आने देंगे, ये दिखाने के लिए अगर प्रधानमंत्री आते तो क्या ये एक बेहतर संदेश नहीं जाता? या प्रधानमंत्री जैसा मणिपुर जाने से बचते रहे, क्या अब वो कश्मीर जाने से भी बचेंगे? क्योंकि 19 अप्रैल का भी अपना दौरा उन्होंने रद्द किया था और अभी जब मौका था तो वो जा सकते थे, क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री? देखिए शर्मिष्ठा जी, एक तो प्रधानमंत्री नहीं गए और प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। मैं अभी जब आ रहा था स्टूडियो में तो न्यूज़ रूम से मुझे बताया गया कि प्रधानमंत्री का फिर से शायद दौरा जो है बिहार का तय हो गया, 4 मई को शायद बिहार जाने वाले हैं प्रधानमंत्री, लेकिन कश्मीर जाने का अभी तक कोई सूचना नहीं आई है। तो अब न्यूज़ रूम से हमारा संपर्क होगा तो मालूम पड़ेगा कि क्या दौरा प्रधानमंत्री का तय हुआ है, कहाँ का तय हुआ है। यानी कि शर्मिष्ठा जी, आप विदेश से लौटकर आते हैं और सीधे आप बिहार चले जाते हैं, जो चुनावी राज्य है, आपका फिर दौरा चुनाव का लग जाता है, लेकिन ना तो आप सर्वदलीय बैठक में पहुंचते हैं और ना आपको कश्मीर जाने की फुर्सत मिलती है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, राहुल गांधी को क्या आवश्यकता है कि कश्मीर जाएं और जाकर वहाँ लोगों से मिलें?
नेता प्रतिपक्ष हैं, सरकार के खिलाफ बयान करें, सदन के अंदर भाषण करें, बात खत्म हो जाएगी, दायित्व पूरा हो गया। लेकिन राहुल गांधी वो काम कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था एक प्रधानमंत्री की हैसियत से। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है कि वो जगह जगह जाएं और लोगों से पूछे कि आपका क्या दर्द है, क्या समस्याएं हैं। ये काम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था। और सर मित्रा जी, आज ही एक जो इंडियन एक्सप्रेस अखबार है उसने खबर छापी है, बहुत छोटी सी खबर छापी है हालांकि, लेकिन उसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने बहुत गहरा ट्वीट किया है। और खबर ये है कि जो निशिकांत दुबे जिनकी आप अभी चर्चा कर रही थी, वो निशिकांत दुबे साहब जो थे अभी 10 दिन पहले अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मनाने के लिए कश्मीर में थे और उस जगह थे जहां आतंकी हमला हुआ था, और उनकी उस कार्यक्रम के लिए ज़बरदस्त तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। और राष्ट्रीय जनता दल ने सवाल उठाया है कि मोदी जी जवाब दीजिए कि आपके एक नेता के लिए इतनी तगड़ी सुरक्षा की जा सकती है, लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था पर्यटकों के लिए होनी चाहिए थी वो नदारद क्यों थी। और समिता जी, जिस बच्चे का आपने जिक्र किया उससे लगातार मीडिया ने सवाल पूछा है, वो बच्चा भी कहता सुना जाता है कि सरकार से क्या कहना, सरकार तो गई गुजरी है, सरकार कमज़ोर है, ये कहता है। और उसकी माँ का भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जब मंत्री हैं CR पाटिल वो पहुँचते हैं और उनसे वो सवाल करती है कि हमारे टैक्स पेयर के पैसे से आप मंत्री और नेता जो इतनी सुरक्षा लेकर घूमते हैं, हमारे लिए वहाँ सुरक्षा क्यों नहीं थी, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। और वो सवाल पूछती है कि हमारे घर का जो सब करने वाला था, हमारा जो साया था वो हट गया, अब मैं इस बच्चे की परवरिश कैसे करूंगी, मैं इसको इंजीनियर डॉक्टर बनाना चाहूँ, मैं किस तरह से करूंगी। तो ये सवाल समिता जी, ये सिर्फ CR पाटिल से नहीं थे उस माँ के, ये सवाल सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से थे और इस सरकार से थे जिसकी जिम्मेदारी है नागरिकों की सुरक्षा करना। नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन ये मालूम पड़ रहा है कि देश तो जो है सुरक्षित हाथों में बिल्कुल नहीं है, चूँकि नरेंद्र मोदी को अभी भी देश की जिम्मेदारियों का एहसास नहीं हो रहा है। उनके क्रियाकलाप जो वो ये साबित करते हैं। तो ये आप कम से कम देश की जिम्मेदारी, जो उनकी जिम्मेदारी इसलिए वो RSS के कार्यकर्ता हैं, निश्चित तौर पे RSS के प्रति भी उनकी जिम्मेदारी है, उसे भी पूरा करें। वो निश्चित तौर पे शाखाओं में जाएं, लाठी भांजे सब कुछ करें, लेकिन सबसे पहले वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो जिस पद की आपने शपथ ली हो, जिस पद की शपथ लेकर आप 8-8 हज़ार करोड़ रुपए के विमान में उड़ते हैं, कम से कम उसकी जिम्मेदारी, उस पद की जिम्मेदारी आप पूरा कीजिए। देश के प्रति आपका कर्तव्य पहले होना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद इसमें वो चूक रहे हैं और संदेश तो यही जा रहा है। अगर नहीं भी चूक रहे हो, उनके मन में कुछ चल रहा हो, हम नहीं कह सकते उनके मन की बात क्या है, जब वो मन की बात कहेंगे तब मालूम पड़ेगा उनकी मन की बात क्या है। लेकिन जो संदेश जा रहा है, कम से कम वो संदेश अच्छा नहीं जा रहा है। जो काम आज राहुल गांधी कर रहे हैं, ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था, और आज नहीं बल्कि कल जो बीत चुका उसको ही हो जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री को बिहार की बजाय श्रीनगर में और पहलगाम में होना चाहिए था। सरिता जी जी बिल्कुल, मोदी जी जो है लगातार मौका चूकते जा रहे हैं। जैसा हमने कहा कि सभी दलों ने उनसे अपील की थी, बहुत सारे नेताओं ने, कि आप तभी एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए, लेकिन परसों उन्होंने नहीं बुलाई, उन्होंने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई। हालांकि वो खुद उसमें उपस्थित नहीं रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वो बैठक की और उसके बाद भी सभी लोगों ने ये कहा कि हाँ ठीक है, हम आपके साथ हैं। और इधर मुस्लिम संगठनों का जो हम जिक्र कर रहे थे, कुछ और भी हम बता देते हैं अपने दर्शकों को। जैसे आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अभी ये फैसला लिया है कि हम पीड़ित परिवारों के साथ एकजुटता दिखाते हुए नए वक्फ कानून के खिलाफ चल रहे अपने विरोध कार्यक्रमों को 3 दिन के लिए स्थगित कर रहे हैं। और बोर्ड ने ये कहा है कि शोक संतप्त परिवारों के साथ एकजुटता के प्रतीक के रूप में विवादास्पद संशोधनों के खिलाफ अपने अभियान को हम 3 दिन के लिए स्थगित कर रहे हैं। ये बाकायदा ये कहा गया है। और इसी तरह मजलिस आलम के अमल के राष्ट्रीय संयोजक हैं SQR इलियास, वो ये कहते हैं कि पहलगाम में हुआ आतंकी हमला बेहद दुखद और कड़ी निंदा योग्य है। इधर जमात इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सदातुल्ला हुसैनी वो ये कहते हैं कि हम दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले की निंदा करते हैं। विदेशी पर्यटकों सहित निर्दोष लोगों की जान जाना बेहद दुखद है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके शोकाकुल परिवारों के साथ है। इस तरह के बर्बर कृत्य को उचित नहीं ठहराया जा सकता। और उन्होंने ये भी कहा कि इसके जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। तो अमरिंदु जी, ये जो सारे अभी हमने आपको जो बयान सुनाए, अलग अलग मुस्लिम संगठन है, यही संगठन है जो वक्फ संशोधन के खिलाफ सरकार को लगातार चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने भले इसका कानून बना दिया, लेकिन हम संविधान के खिलाफ आपको नहीं जाने देंगे। ये बात वो शुरू से बताते आ रहे हैं। अब ये लोग जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ एकजुटता दिखाते हुए खड़े हुए हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि भले आप बीजेपी के लोग ये प्रचारित कर रहे हैं या बहुत सारे लोग जो ये कह रहे हैं कि आतंकवादियों ने पहले धर्म पूछा और फिर मारा, तो क्या यहाँ ये बात गौर नहीं की जानी चाहिए कि जिन लोगों ने मदद की उन लोगों ने धर्म नहीं पूछा, या जो अभी भी एकजुटता दिखा रहे हैं
वो धर्म और जाति और प्रांत सबसे परे होकर एकजुटता दिखा रहे हैं। क्या कहेंगे अमरिंदर? देखिए समित्रा जी, एक तो जो हम लोगों ने देवबंद के जो उपकुलपति हैं उनका जो वक्तव्य दिखाया, और उसमें जो बात वो कह रहे हैं कि ये बेगुनाहों का कत्ल जो है, ये इंसानियत का कत्ल है। सूरह माल्दाह है, उसकी आयत है, और उसमें कहा गया है कि एक भी बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी निंदा इन आतंकियों की हो रही है वो यही कहा जा रहा है कि ये इस्लाम के मानने वाले नहीं हो सकते, इनके भले ही नाम जो है इस्लामिक जैसे हों। ये साफ तौर पर बात समिता जी, जो तमाम मुस्लिम संगठन हैं, जो इस्लाम को समझने वाले जो मौलवी हैं, कारी हैं, उन सब की तरफ से इस तरीके की बातें आ रही हैं, और पूरे देश में इसकी मजम्मत अच्छे तरीके से हो रही है कि आतंकियों ने जो किया। दूसरा, जो जिस तरीके से कश्मीर के लोगों ने अपना फ़र्ज़ निभाया, और देखिए तमाम जो लोग पर्यटक वहाँ से लौट रहे हैं उनके सबके वीडियो समिता जी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं। वो सब बता रहे हैं कि किस तरीके से टैक्सी वालों ने टैक्सी का भाड़ा नहीं लिया, किस तरीके से होटल वालों ने होटल का किराया नहीं लिया, जो लोग होटलों तक नहीं पहुँच सकते थे उनको वहाँ के स्थानीय लोगों ने अपने घर में शेल्टर दिया। आज ही जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, एक सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है कि मेघा शर्मा नाम की एक पर्यटक है उनका, कि वो एक किसी के घर में हैं और उनको वहाँ शरण दिए, उनके लिए सब अच्छा इंतज़ाम किया। वो तनवीर भाईजान जो हैं वो बैठे हुए हैं, उनके कह रही हैं कि जिस तरीके कहा जाता है कि साहब कश्मीर के लोग आतंकवादी, सब बिल्कुल गलत है, और हमें यहाँ बहुत अच्छी हॉस्पिटलिटी मिली। तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो कश्मीर के लोगों ने शर्मिता जी जो कश्मीरियत और इंसानियत की बात है उसको तो साबित कर दिया है, लेकिन सवाल ये है कि जो बाकी देश के लोग हैं कि, और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग जो हैं या उनके समर्थक जो हैं, क्या वो भी ये समझेंगे कि इंसानियत का भी हमको तकाजा है, और जिस तरीके की बातें हमारा मीडिया फैला रहा है, ख़ास तौर से जो नेशनल मीडिया कहा जा सकता है, उसकी जो करतूतें हैं, और जो सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था ये सर्वदलीय बैठक से निकलने के बाद प्रोफेसर राम गोपाल जो है समाजवादी पार्टी के सांसद, वो कह रहे थे कि मीडिया को, सोशल मीडिया को भी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। पूरा देश साथ में खड़ा हुआ है, अगर सरकार के और पूरा विपक्ष साथ में खड़ा हुआ है तो इसको भी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। यानी शर्मित्रा जी, हमारा मीडिया जो है वो अभी भी देश में आग लगाने की कोशिश कर रहा है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। हम नहीं समझते कि इस मीडिया को इस जिम्मेदारी का एहसास कब होगा कि आपकी टीआरपी से ज़्यादा जो इस देश की एकता और अखंडता है, और आप जो कुछ कर रहे हैं उसका नतीजा बुरा होगा और पूरे दुनिया में भारत की बदनामी होगी। ये मीडिया जो है कितना गैर जिम्मेदार है, ये भी शर्मित्रा जी समझा जा सकता है। ऐसे समय में खास तौर पर अगर मान लीजिए कहीं कोई इस तरह की बातें हुई भी हैं तो उसको दबाकर जो सांप्रदायिक एकता की बातें हैं, राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करने वाली बातें हैं, उनको जो बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन हमारे तमाम एंकरानियाँ कश्मीर पहुँचे और वहाँ के लोगों को ब्लेम करने लगे और अपना बीजेपी का एजेंडा जो चलाने लगे, तो आखिर ये कब बीजेपी के एजेंडे से बाहर निकलेंगे और कब देश के लिए काम करेंगे, पत्रकारिता करेंगे, ये भी सवाल शर्मित्रा जी उठते हैं। और यही सवाल बीजेपी के लोगों से भी उठते हैं शर्मित्रा जी। जैसा गंदा और भद्दा ट्वीट निशिकांत दुबे का है, और आप समझ में आ रहा है कि निशिकांत दुबे इतने दिन से मतलब एक कहा जाए वाचाल क्यों बने हुए हैं, क्योंकि असली खबर जो है वो तो अब सामने आ गई है, जो इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि उनकी शादी की 25वीं सालगिरह मनाने के लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था कश्मीर की वहाँ झोंक दी गई और पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था हटा ली गई, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। अब ये सवाल उठ रहे हैं, तो इसका सवालों का जवाब अब तो सरकार को देना। आज कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है, किरण रिजिजू का कल का जो वक्तव्य था उसकी क्लिप काट कर कांग्रेस ने सवाल पूछा है कि भाई जिम्मेदारी तो आपने स्वीकार कर ली कि आपसे चूक हुई है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी पड़ेगी किस पे, ये भी तो बताया जाए। तो जिम्मेदारी अमित शाह की है या अजीत डोभाल की है, ये भी अगर सरकार तय कर दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सरकार को मुझे लगता है कम से कम ये तय करना चाहिए शर्मित्रा जी। जी बिल्कुल। और आपने जैसा पहले जिक्र किया था कि पीएम मोदी ने कल जब बिहार से वो भाषण दे रहे थे, वो हम लोगों ने सुनाया भी था, उसमें उन्होंने कि मैं आतंकियों की कल्पना से परे जाकर सजा देंगे और जितनी बची खुची जमीन है सब हम मिटा देंगे और सब आकाओं के हम उनको कमर तोड़ देंगे, सब कुछ उन्होंने कहा। लेकिन ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान को सीधे सीधे चेतावनी दे रहे हैं कि आप अपनी सरजमी पर ये सब मत होने दीजिए। लेकिन जब आप सिंधु जल समझौता आप उसको स्थगित कर सकते हैं, जब आप पर्यटकों का वीजा आप कैंसिल कर सकते हैं, जब आप राजनयिक संबंध जो है वो खत्म करने की चेतावनी दे रहे हैं, जब आप सारी चीजें कर रहे हैं तो नाम लेकर ही बोल दीजिए कि पाकिस्तान के साथ हम ये सब ऐसा करेंगे। लेकिन मोदी जी ने वहां भी कुछ नहीं कहा, न ही उन्होंने ये आश्वासन दिया कि जो लोग जिम्मेदार हैं, हिंदुस्तान में भी तो कोई जिम्मेदार लोग बैठे होंगे जिनके कारण ये घटना हुई, तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे। जैसा हम कल से बोल रहे हैं कि कायदे से खुद ही चाहे अजीत डोभाल चाहे अमित शाह इनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए,
कम से कम पेश तो कर ही देना चाहिए, लेकिन उन्होंने इतना नहीं किया और न मोदी जी उनसे ये इस्तीफा मांग रहे हैं। और ये बड़ी अफसोसजनक बात है, लेकिन अब जो है सो है, वो हमको इसी तरह से अभी इसको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम जो और चर्चा कर रहे थे कि कश्मीर के लोग किस तरह, एक तो हम ये देख रहे हैं कि चाहे हम घोड़े वाले हैं, चाहे होटल वाले हैं, चाहे तमाम टैक्सी वाले, ये सारे लोग मदद कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो एयरलाइंस है उन्होंने कैसे अपने किराए को 4 गुना 8 गुना बढ़ा दिया है, क्योंकि उनको पता है कि ये अच्छा मुनाफा कमाने का टाइम है। तो सरकार यहाँ भी रोक नहीं लगा पा रही है। और इस बीच प्रेसिडेंट है ट्रेडर्स एसोसिएशन लाल चौक के, उनका एक बयान सुन लेते हैं फिरोज अहमद बाबा का। वो क्या कुछ कह रहे हैं आज, क्योंकि लाल चौक में तमाम दुकानों में काले झंडे लगाए गए ये बताने के लिए कि हम आतंकवाद के खिलाफ है। क्या कुछ कहते हैं फिरोज अहमद बाबा, उसको सुन लेते हैं। मेरा नाम फिरोज अहमद बाबा है जी, मैं प्रेसिडेंट हूँ ट्रेडर्स एसोसिएशन सेंट्रल लाल चौक का। हेलो साहब, आपने यहाँ पे ये ब्लैक झंडे लगाए दुकानों पे, इस बारे में बताइए किस लिए लगाए, क्या? ये हमने जी इन प्रोटेस्ट, वो जो पहलगाम में किलिंग हुई थी उसके अगेंस्ट हमने प्रोटेस्ट मार्क करने के लिए ये झंडे लगाए थे। पूरी एसोसिएशन ने ये फैसला लिया था कि हम ये ब्लैक झंडे ना पूरी मार्केट में लगा के उनके साथ एक सॉलिडेरिटी का इजहार करें जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है जी। तो ऐसे अटैक्स नहीं होने चाहिए, इससे काफ़ी बदनाम होता है, कश्मीर का नाम बदनाम हो जाता है। जी ऑब्वियसली होता है, हमेशा ही ऐसा होता है कि ये तो पहली दफ़ा देख रहे हैं कि टूरिस्ट पे इतना बड़ा अटैक हुआ है, तो अनफॉर्चुनेट है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम लोग बहुत रिग्रेट करते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं इसके खिलाफ। इसी करके हमने ये ब्लैक फ्लैग्स जो है पूरी दुकानों में लगाए हैं जी। क्या मैसेज रहेगी आपकी एज अ ट्रेड लीडर, क्या मैसेज रहेगी आपको? हमारी उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि हम पे भरोसा करके आप आ जाएं इधर। अभी जो बाकी जो टूरिस्ट यहाँ पे हैं या जिन्होंने प्लान किया है आने का, तो दे आर मोस्ट वेलकम, विल बी ट्राइंग टू सर्व देम बेटर। अच्छा हॉस्पिटैलिटी का मुजाहरा पहले भी करते आए हैं, अभी भी करेंगे, आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में। बाकी टूरिस्ट जो मैसेंजर हमारे गुड मैसेंजर बन के बाहर गए हैं, उन्होंने भी अपने फेलो टूरिस्टों को यही मैसेज दिया है कि वी आर सेफ एनफ। अब ये जो अटैक हो गया है, दिस वाज एन अनफॉर्चुनेट पार्ट, लेट अस फॉरगेट अबाउट दिस एंड कैरी ऑन, मूव ऑन फॉरवर्ड जी। कमलेंदु जी, यहाँ पर ये जो कह रहे हैं फिरोज अहमद बाबा, इनसे समझ में आता है कि वहाँ के लोगों को अब एक तो अपने भविष्य की उनको चिंता हो ही रही है कि अब व्यवसाय पर और ये सब किस तरह से चलेगा, और दूसरी बात उनको इस बात का अफसोस है कि उनके रहते मतलब कश्मीर में इस तरह की एक घटना हुई जिसमें पर्यटकों को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा है कि हमने पहली बार ऐसा देखा है, और ये जो उनकी चिंताएं हैं इस पर आप क्या कहेंगे? और इसके साथ साथ पहले हम ये भी सुन लेते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चीफ विप हैं मुबारक गुल, उन्होंने भी अपना बयान दिया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुन लेते हैं उसको भी। हुआ वहाँ पे पहलगाम में, अभी वो सदमे में है, वहाँ में भी है। और ये जो वहाँ वाक़ा हुआ, इसमें कोई जगह नहीं है, ना इस्लाम में है ना कोई ये कश्मीरी कोई कल्चर है ऐसा। जब हमने देखा कि जब भी कोई मेहमान आता उसकी मेहमान नवाजी करते थे हम, और बिन्नहते किसी को मारना ये इस्लाम में जायज़ नहीं है, कोई इंसान के खिलाफ है। अगर एक शख्स भी बेगुनाह मारा गया, ये सारी इंसानियत को मारने के बराबर है। ये जो दो मुल्कों में खलिश हो, अब ये है कि अभी जो चल रहा है, अभी बातें इसमें काफ़ी आ रही हैं, ये तो है ही एविडेंट, इसमें मुझे कहने की क्या ज़रूरत है। कभी जो इधर से फैसले लिए गए, उधर से फैसले लिए गए, दो भी फैसले लिए गए। अब इसमें अभी सदमे में हैं, और हम यही है कि अपील करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जहाँ भी हमारे कश्मीर के बच्चे हैं और हमारे ताजिर बरादरी है, जो भी बिजनेसमैन हैं, उनको ख्याल रखना, क्योंकि सबने कोई कसूर नहीं किया। ये कश्मीरियों ने सहा है 35 ईयर्स। हमारे कितने जवान, कितने लोग मर गए, लाखों की हर एक फैमिली सदमे में है। लेकिन इस तरह की यूनिटी आज लेकिन जो यूनिटी ये एक अच्छी अलामत है, क्योंकि इसमें बच्चे भी निकल गए, हमारी बच्चियां भी निकल गई, हमारे बिजनेसमैन भी निकल गए, या हर एक निकल गया। प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर को एक बड़े प्लेटफॉर्म से एक मैसेज देनी चाहिए कि भैया भाईचारा इस वक्त रखना। लेकिन मैं इसमें एडवाइस नहीं करूंगा। आप मुझे कहते, मैं प्राइम मिनिस्टर को क्या कहूंगा?
अब ये देख रहे हैं नेशनल लेवल पे, अभी कल हमारी चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जिसमें हर एक पार्टी के लीडरान थे, उनसे बातचीत की। अभी असेंबली सेशन लग रहा है, उसमें भी बातचीत होगी। अगर अब हम अभी कहेंगे कि ये होगा ये होगा ये होगा, ये एडवांस में हम कर रहे हैं। स्ट्राइक किया गया रातों रात, कई सारे बोलते हैं एक्स मिलिटेंट्स हैं, बोलते हैं इनकी इन्वॉल्वमेंट है पहलगाम अटैक में, रातों रात मकान जमीन को। नहीं, वो हमने भी अभी रिपोर्ट सुना हमने कि सब हो गए। अब अमरिंदर जी, यहाँ पर आपने पहले जो ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है उनकी बात सुनी, यहाँ पर एनसी के जो चीफ विप हैं आपने उनकी बात सुनी। क्या इन बातों में ये झलक नहीं रहा है कि कश्मीरियों के मन में अब ये डर है कि कहीं फिर से वैसा ही माहौल न बन जाए जहां उनके लिए व्यवसाय करना और सारी चीजें, सामान्य जनजीवन जो है वो किस तरह से प्रभावित हो जाता है और हमेशा के लिए जो कठिनाइयां उनके लिए बढ़ जाती हैं? क्या यहाँ पर अब उनके मन में ये आशंका नहीं बनती हुई दिख रही है कि अब उनके साथ कहीं बदले की कार्रवाई ना हो? और ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए था और सरकार ने अब तक क्या नहीं किया है, क्या कहेंगे? समिता जी, अगर देश में कोई जिम्मेदार गृह मंत्री और जिम्मेदार प्रधानमंत्री होता तो इतनी बड़ी घटना के बाद सबसे पहले तो अपना इस्तीफा देता, कि स्वीकार करता कि जैसे सरकार ने स्वीकार कर ली कि चूक हुई है, तो सरकार की अगर चूक हुई है तो इस्तीफा क्यों नहीं आया? प्रधानमंत्री का आता, या गृह मंत्री का आता, या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का आता, इन तीनों में से किसी का आना चाहिए था। और इन तीनों में से किसी का नहीं आ सकता था तो कम से कम लेफ्टिनेंट गवर्नर का ही आ जाता, जिनको आपने बहुत सारी शक्तियाँ दी हुई हैं। मुख्यमंत्री को तो आपने वहाँ ज्ञान प्रधान की हैसियत में ला दिया है। तो मुख्यमंत्री तो वहाँ का ना विकास की योजनाएं कुछ कर सकता है, ना पुलिस उसके अंडर में, सब कुछ तो आपके पास है, आपसे वहाँ लागू हुए। तो जब सब कुछ केंद्र सरकार के पास है तो जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी। तो जिम्मेदारी सबसे पहले तय की जाती है कि किसकी जिम्मेदारी है, तो ये इस पर सबसे पहले आना चाहिए था। दूसरा, जो वहाँ के लोगों की चिंताएं हैं समिता जी, जाहिर सी बात है कि कश्मीर ने बहुत कुछ दर्ज झेला। देखिए, मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि जब से वहाँ आतंकवाद का दौर शुरू हुआ है, 98% से ज़्यादा जो वहाँ जाने गई हैं वो मुस्लिम लोगों की गई हैं, स्थानीय कश्मीरियों की गई हैं, 98% से ज़्यादा। अब आप समझ लीजिए कि इसका आतंकवाद का उनको फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, यही कश्मीरी समझ रहा है कि इस आतंकवाद का उसको नुकसान हो रहा है और इसके पीछे हमारी सरकार का फेल्योर और पाकिस्तान का दखलंदाजी है, जिसको सरकार रोकने में विफल रही है। सीधी सीधी बात ये है कि पाकिस्तान, अब आप कह रहे हैं कि यहाँ आँख दिखा रहे हैं, लाल लाल आँख दिखा रहे हैं, लेकिन लाल लाल आँख दिखाने में पाकिस्तान का पा भी आप नहीं बोल रहे हैं, तो ये किस काम का है? चूँकि वहाँ शहबाज शरीफ की सरकार है और जिन शहबाज शरीफ की माँ के लिए आप जो थे यहाँ से लेके गए थे, शॉल लेकर गए थे और पैर छुए थे, उधर से आम आपके लिए आए थे, तो क्या वो निभाया जा रहा है? तो इसलिए वहाँ पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जा रहा। सवाल तो उठेंगे निश्चित तौर पे, और विपक्ष सवाल उठा रहा है अब इसको कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं थे उस बैठक में। और फिर वही बात आती है कि राहुल गांधी अगर पहुँचे तो प्रधानमंत्री को क्या दिक्कत थी पहुँचने में? राहुल गांधी तो भाई अपने हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं, टिकट लेते हैं और जाते हैं जहाज़ से। आपके पास तो 8,000 करोड़ का विमान है, सरकारी खर्चे से आप जाते हैं। जिस जहाज़ से आप बिहार गए थे वो जहाज़ क्या कश्मीर नहीं जा सकता? ये सवाल है। तो कश्मीरियों की अपनी चिंताएं निश्चित तौर पर, और सबसे बड़ी बात जो शर्मिता जी ये होता है कि वो गाँव में कहावत है ना कि वो हम लोगों क्या गाँव में कहावत होती है कि अफसोस इस बात का नहीं है कि बुढ़िया मर गई, अफसोस ये है कि मौत ने घर का मुँह देख लिया। तो कश्मीरियों का अफसोस इस बात का है कि इसका नहीं है कि घटना ये है कि एक दाग जो है वो कश्मीरियों के ऊपर लग गया कि मेहमान यहाँ आए हुए थे और इतनी बड़ी घटना हो गई। और 35 सालों में ऐसी घटना पर्यटकों के साथ कभी नहीं हुई थी। 35 सालों का जो आतंकवाद का दौर है जिसको आप कह सकते हैं, उसमें ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी। तो आखिर क्यों हुआ? और लोग सवाल उठा रहे हैं सोशल मीडिया पर कि जब बीजेपी सरकार में होती है तो तभी ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, चाहे वो संसद पर हमला हो और चाहे वो जो है वो एक पुलवामा का हमला हो और चाहे पहलगाम हो गया हो, तो ऐसी समय क्यों होती है? इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसका मतलब साफ तौर पर समिता जी है कि सरकार चलाना बीजेपी को नहीं आता है, इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। भाषण आप बहुत अच्छा दे सकते हैं, देश में आग लगाने में आप नंबर 1 हो सकते हैं, आप सांप्रदायिक आधार पर विभाजन करने में नंबर 1 हो सकते हैं, लेकिन देश का नेतृत्व करने की क्षमता बीजेपी में नहीं है। बीजेपी को ये स्वीकार करना चाहिए, और जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं उनको भी स्वीकार करना चाहिए कि आप वोट गलत जगह देते हैं, क्योंकि इनके पास ये क्षमता नहीं है ये देश को चला सकें। तो ये महत्वपूर्ण बात है। तो प्रधानमंत्री पर सवाल निश्चित तौर पर उठ रहे हैं और उठेंगे, आगे जाके और उठेंगे, जब समय आगे बढ़ेगा तब और उठेंगे जाकर के। अब तो देखना ये होगा कि आपने तो कह दिया सर्वदलीय बैठक में कि आप एक्शन लेंगे, एक्शन क्या होगा, और उस एक्शन पर जब विपक्ष का आपको सहयोग है तब अब जिम्मेदारी आपके ऊपर बन जाती है कि एक्शन हो।
सबसे बड़ी बात ये है कि एक्शन हो किस तरीके से हो। लेकिन जो CCS की बैठक हुई, जो मंत्रिमंडल की जो सुरक्षा की समिति की बैठक है, उसमें जो फैसले लिए गए, ठीक है, वो आप उसका गान गा सकते हैं, लेकिन वो फैसले ऐसे दिखाई नहीं पड़ते हैं जिसका ज़मीन पे कोई असर हो। तो ये अब जो कदम उठाने हैं, आगे चलकर जो भी कदम उठाने हैं, वो निश्चित तौर पर ये कदम ऐसे हों कि आगे चलकर पाकिस्तान इस तरीके का कोई दुस्साहस ना कर पाए, उसको एक संदेश जाए। भले ही आपकी नवाज शरीफ से और शहबाज शरीफ से कितने भी अच्छे संबंध हों, आपके कुछ भी दोस्ती हो, वो दोस्ती अपनी जगह है, किसी के भी व्यक्तिगत संबंध किसी हो सकते हैं, उस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करते। लेकिन जहाँ तक राष्ट्र का सवाल है, वो उस पर आपको जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और जब पूरा देश खड़ा हुआ है एक साथ एकजुट होकर, सारे देश से एक साथ आवाज़ें आ रही हैं कि देश एकजुट है, और पाकिस्तान को ये संदेश जाना चाहिए कि भारत का आम नागरिक जो है वो ऐसे समय पर एकजुट है और कोई भी उसके अंदर किसी भी तरीके की दरार नहीं है। तो कम से कम सरकार को इस जन समर्थन का लाभ उठाते हुए एक कड़ी कार्रवाई निश्चित तौर पर श्रमिक जी करनी चाहिए। जी बिल्कुल, अब तो सरकार के पास ये बहाना भी नहीं रहेगा कि हम तो करना चाहते हैं लेकिन विपक्ष इसमें अड़ंगा डाल रहा है या जनता जो है विरोध कर रही है। सभी लोग कह रहे हैं कि मोदी जी आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, लेकिन मोदी जी आगे बढ़े तब तो, क्योंकि आप याद कीजिए अमरेंदु जी, जब मुंबई हमला हुआ था तो कैसे उन्होंने मनमोहन सिंह को नसीहत दी थी कि भाई पैसे का लेन देन भी आपके पास है, यानी RBI की निगरानी भी आप कर सकते हैं, और संचार तंत्र की एक ईमेल भी इधर से उधर जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो यही सारी बातें वो अपने ऊपर अप्लाई क्यों नहीं करते, ये देखने वाली बात है। और सोचने वाली बात ये भी है कि जो प्रधानमंत्री पद पर बैठेगा, सवाल तो उसी से होंगे, लेकिन यहाँ तो मोदी जी बुरा मान जाते हैं कि आप लोग मेरे से पूछ क्यों रहे हैं, और वो उसको गाली बोलने लगते हैं कि मुझे गालियां पड़ती हैं, जबकि यहाँ उनसे जिम्मेदारियों की अपेक्षा की जाती है। बहरहाल कपिल सिब्बल ने एक सुझाव दिया है, क्या है वो सुझाव और क्यों दे रहे हैं वो ये सुझाव, उसको सुन लेते हैं। उन्होंने कहा है कि संसद का एक विशेष सत्र कम से कम उनको बुलाना चाहिए। क्या कुछ कहते हैं कपिल सिब्बल, सुन लेते हैं। संदर्भ में मैं 2-3 सुझाव देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से। पहली बात कि आप एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलवाइए, स्पेशल सत्र पार्लियामेंट का बुलवाइए, वहां चर्चा कीजिए, सबकी राय लीजिए, क्योंकि देश आपके साथ खड़ा है। कोई ऐसा विपक्ष का नेता नहीं है जो आपके साथ नहीं खड़ा, क्योंकि ये हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक है। मासूम टूरिस्ट पे गोली चलानी, ये कोई इंसानियत का काम नहीं है। अ टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट। आतंकी 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 है, और कुछ नहीं है। वो उसका कोई मजहब नहीं, उसका कोई धर्म नहीं। और आतंकवाद से वो अपने जो इश्यूज हैं पाकिस्तान, वो दुनिया के सामने लाना चाहता है, और उसी संदर्भ में वो सोचता है कि भैया हमारी जो मिलिट्री सिस्टम है पाकिस्तान का, वो बरकरार रहेगा। ये तो हुई टेरर टैक्स की बात। और मैं क्यों कहता हूं कि सत्र बुलाना चाहिए। पहली बात तो एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, यूनानिमस रेजोल्यूशन, जिसमें जो देश की भावना है वो स्पष्ट तरीके से अंतर्राष्ट्रीय देशों तक पहुंचनी चाहिए कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, देश इकट्ठा है, इस पे कोई मतभेद नहीं है, और हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। पहली बात यह, अगर वो हम रेजोल्यूशन पास करते हैं कि एज अ कंट्री वी विल नॉट टॉलरेट इट, तो निश्चित रूप से हमें हर अमरिंदर जी, कपिल सिब्बल जो हैं बड़े कानूनी, मतलब वो वकील भी हैं, उनका राजनीति का अनुभव भी अच्छा खासा है और संसदीय जीवन भी उनका काफी लंबा रहा है, और वो ये जो सुझाव दे रहे हैं अनुभवों से निकले हुए सुझाव ही हैं। क्या मोदी इन पर गौर करेंगे? क्योंकि अभी उन्होंने जो कहा कि 2-3 सुझाव देते हैं, तो उन्होंने यही कहा कि हमको रेजोल्यूशन देना चाहिए और एक सत्र पूरा बुलाना चाहिए, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने ये कहा कि हमें हर बड़े देश में एक प्रतिनिधि मंडल भेजना चाहिए जिसमें सांसद, विपक्षी सांसद, सरकारी कर्मचारी ये सब शामिल हों,
और दूसरे देशों को बताना चाहिए कि हमारा रुख क्या है। इससे अंतरराष्ट्रीय दबाव भी बनेगा। तो जाहिर है, मतलब अभी तो हमला हुआ तो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चीन सभी ने ये कहा कि फ्रांस की हम आपके साथ हैं, लेकिन वो कहने भर से वो साथ आ जाना या जब जरूरत पड़ने पर मदद करना, ये देखने वाली बात होती है। तो यहाँ पर कपिल सिब्बल का ये कहना है कि अगर आप लोग एक पूरा डेलीगेशन जिसमें तमाम लोग शामिल हों और वो जाएंगे, तो इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने में आपको मदद मिलेगी, क्योंकि पीड़ित आप हैं तो जाहिर है आप ही मांग करेंगे कि आपके साथ न्याय कैसे हो। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग में अगर मोदी जी हिस्सा लेते तो अच्छा लगता, लेकिन उनको लगा कि बिहार शायद उनके लिए ज्यादा जरूरी है और वो वहां से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा संदेश दे सकते हैं, ये मोदी जी को लगा होगा, इसीलिए वो नहीं आए ऑल पार्टी मीटिंग में। लेकिन अब ये जो कपिल सिब्बल ने जो सुझाव दिए हैं, अमलेंदु जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए समिता जी, एक तो कपिल सिब्बल का जो स्पेशल सेशन बुलाने की मांग है संसद का, बहुत महत्वपूर्ण है और उसको बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि ये घटना छोटी मोटी नहीं है समिता जी। 26/11 के बाद ये सबसे बड़ी घटना इस तरीके से कही जा सकती है जिसमें आम नागरिक जो हैं वो निशाना बनाए गए हैं, और इसलिए इस पर होना चाहिए और एक संदेश पूरी दुनिया को साफ तौर पर जाना चाहिए। जब सरकार 370 हटाने के बाद जब विदेशी सांसदों को बुलाकर और कश्मीर का दौरा करवा सकती है समिता जी, तो सवाल ये भी है कि ऐसे संकट के समय में फिर क्यों नहीं ये दौरा तमाम देशों को लोगों को लाकर कराया जा सकता है और ये बताया जा सकता है कि पाकिस्तान किस तरीके से हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है और एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव उस पर बने। ये साफ तौर पर समिता जी हो सकता है और ये सरकार की कूटनीति का हिस्सा होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि कूटनीति घोषित नहीं की जाती है, लेकिन अगर घोषित नहीं भी की जाती है तो भी उस पर काम करते हुए देखना चाहिए। सरकार की तरफ से इस पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये कम से कम विपक्ष के नेताओं को, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा और राज्यसभा, उनको कम से कम जानकारी होनी चाहिए। देश की जनता को भी जानकारी होगी तो और ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इस पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। और ये सुझाव भी कपिल सिब्बल का ठीक है कि भाई पूरे देश का एक प्रतिनिधिमंडल जो है, जिसमें तमाम राजनीतिक दलों के लोग हों और हस्तियां हों, वो सब जाएं और पूरी दुनिया में एक तरीके से कहा जाए जो खास जो बड़े देश हैं जिन्होंने हमारे प्रति समर्थन व्यक्त किया है, वहाँ जाकर वहाँ की सरकारों के प्रमुख जो उनसे मिलें और कहें कि भाई आप पाकिस्तान के खिलाफ हमारा सहयोग कीजिए। चूँकि देखिए युद्ध तो मसला है और युद्ध किसी मसले का हल नहीं हो सकता, ये तो साफ़ है। और युद्ध अगर होगा भी तो वो चलेगा नहीं, क्योंकि फिर दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी अगर हम युद्ध छिड़ेंगे, ये भी है। लेकिन जो और रास्ते हो सकते हैं पाकिस्तान पर दबाव डालने के, कि उसकी किस तरीके से आर्थिक मदद बंद की जाए, अमेरिका उसको जिस तरीके से आर्थिक मदद देता है, चीन उसको जिस तरीके से आर्थिक मदद देता है, रूस से जो उसको मदद मिल रही है, अगर ये सारी मदद आर्थिक मिलना बंद हो जाए तो भी पाकिस्तान की कमर टूटेगी। तो ये जो काम होने चाहिए कूटनीति पर, इन पर काम होने की आवश्यकता है और ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव से ही संभव है। जब आप दुनिया को बताएंगे कि आप जो पैसा पाकिस्तान को दे रहे हैं, उस पाकिस्तान से पाकिस्तान में तो काम नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे बेगुनाह नागरिकों की लाशें बिछ रही हैं। तो अगर हमारे बेगुनाह नागरिकों की लाशें बिछ रही हैं और यहाँ आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है पाकिस्तान, तो वो आपके पैसे की बदौलत दे रहा है, वरना तो वो खुद कंगाल होने के कगार पर खड़ा है पाकिस्तान। उस पर कहाँ से आया कि वो हमारे यहाँ भेजेगा? तो आपकी मदद जो मिल रही है, चाहे वो अमेरिका से मिल रही हो, चाहे चीन से मिल रही हो, चाहे रूस से मिल रही हो, किसी भी देश से मिल रही हो, उस मदद के दम पर ही वो हमारे देश के अंदर दखलंदाजी कर रहा है। तो ये बात इन देशों को समझाने की आवश्यकता है। आपको याद होगा समित्रा जी कि जब प्रधानमंत्री जो थे जाकर मिले थे व्लादिमीर पुतिन से, रूस के राष्ट्रपति से, और उस समय क्या बयान आया था यूक्रेन के राष्ट्रपति का, जेलेंस्की का? उनका यही बयान आया था कि आप जो रूस से समझौता कर रहे हैं, आपके पैसे की वजह से हमारे नागरिकों की जान जा रही है। तो जो बात जेलेंस्की हमारे लिए कह सकता है, हम यही बात पाकिस्तान के संदर्भ में रूस से, चीन से या जापान से या अमेरिका से क्यों नहीं कह सकते हैं? ये बात तो प्रधानमंत्री को कहनी पड़ेगी कि आप जो पैसा पाकिस्तान को दे रहे हैं, उस पैसे से हमारे नागरिकों की जान जा रही है और हमें अपना जो है बड़ा हिस्सा जो है अपनी GDP का, वो इस सुरक्षा पर खर्च करना पड़ता है। तो ये बात तो समिता जी सरकार को करनी है, प्रधानमंत्री को करनी है। विपक्ष आपके साथ खड़ा हो सकता है, देश का आवाम आपको अपनी नैतिक समर्थन आपको दे सकता है, कोई संकट है उसमें देश आपके साथ खड़ा हो सकता है, लेकिन कार्रवाई तो सरकार को करनी होगी। और सरकार को अपना धर्म जो है, धर्म से मेरा मतलब कि उसकी जो दायित्व हैं, उन दायित्वों का पालन सरकार को करना होगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है समिता जी। जी बिल्कुल, जो सेंगोल रखा गया है संसद में और जिसको राजदंड बताकर, बिल्कुल, तो ये सारी चीजें दिखावा बहुत हो गया है मोदी जी का। अब उनको असल में काम करके दिखाना चाहिए और जो
डिप्लोमेसी जिसको कहा जाता है कि वो जो कूटनीति का आपने जिक्र किया, उसके जरिए बड़े बड़े मसले हल होते रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार में इसकी घोर कमी देखी जाती है। यहाँ पर बदकही बहुत ज्यादा होती है, लेकिन काम होता हुआ कम दिखाई देता है। तो इस समय इसी काम को करने की जरूरत है। और कपिल सिब्बल ने जो कहा है, अगर उस बात को सुनते हैं मोदी जी या विपक्ष के सुझावों को सुनते हैं, तो वाकई में एक बड़ी उपलब्धि रहेगी और ये खुद उनके खाते में जुड़ेगी। इस बात को वो नहीं समझ रहे हैं और वो केवल अपने सांप्रदायिक एजेंडे को अगर बढ़ाने पर काम करते रहेंगे तो देश का जो नुकसान तो हो ही रहा है, खुद बीजेपी का भी एक वक्त के बाद नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ये चीज समझनी होगी इस समय नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को और उनके तमाम समर्थकों को, लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं तो नुकसान हो रहा है देश का। बहरहाल आगे अब मोदी और क्या करते हैं, उन्होंने जो एक युद्ध छेड़ने वाली बात जिस तरीके से, यानी जो अघोषित तरीके से जिसको उन्होंने सिंधु जल समझौता रोका या बाकी जो कदम उठा रहे हैं, ये सारे कदम अपनी तरफ एक हो रहे हैं। और जैसा शहबाज शरीफ भी वहां से वो भी बहुत कुछ बोल रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मंच की जब बात आई है तो वो सीधे सीधे कश्मीर को तो मुद्दा हमेशा ही पाकिस्तान बनाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन इस समय भारत के पास एक सही मौका आया है कि वो इस विपदा को अपने लिए एक अच्छे ऐसे अवसर में तब्दील कर दे मोदी सरकार, जिसमें कि भारत का लंबे समय तक उसको सुरक्षित रहने में मदद मिले। देखना होगा कि मोदी विपक्ष के इन सुझावों को सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। तो अमरेंद्र जी, आज की इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने आज की चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए हमारे सभी कार्यक्रम। नमस्कार।